नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स की अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में लेसन नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ डेथ और पार्टनर का टॉपिक लेखा वर्ष के मध्य में साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अगर लेखा वर्ष के मध्य में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वो अवकाश ग्रहण करता है तो हमें उसका निपटारा किस हिसाब से करना है उसको हम पढ़ेंगे। और ये लगभग आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट पूरा हो जाता है और इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखें अपन, जब कोई साझेदार लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें उसके हिसाब का निपटारा किस प्रकार करना होता है, उसको देय राशि का निर्धारण किस प्रकार से करना होता है। देखिए, जब हम देखते हैं कि कई बार जब कोई साझेदार की डेथ होती है तो डेथ ये आवश्यक नहीं है कि भाई जैसे हमारा कोई ये वित्तीय वर्ष है 2019-20, तो इसका जो अंतिम दिन है 31 मार्च 2020 कि भाई उसकी जो डेथ है वो 31 मार्च 2020 को ही होगी। भाई अपन का कोई भी वित्तीय वर्ष जो समाप्त होता है वो 31 मार्च को होता है। तो अब ये कोई आवश्यक है कि किसी साझेदार की अगर मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसकी 31 मार्च को ही उसकी डेथ होगी, ये आवश्यक नहीं है। उसकी कभी भी हो सकती है, जून में हो सकती है, जुलाई में हो सकती है, सितंबर में हो सकती है, नवंबर में हो सकती है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब लेखा वर्ष के मध्य में या लेखा वर्ष के बीच में कभी भी उसकी डेथ होती है तो ऐसी स्थिति में हमें जो उसको पैसा देना है, कितना देना है, उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब देखिए, यदि उसकी किसी साझेदार की जो डेथ है वो लेखा वर्ष के मध्य में, लेखा वर्ष के अंत में यदि डेथ होती है या वो अवकाश ग्रहण भाई अवकाश ग्रहण करता है जब तो वो ये है कि वित्तीय वर्ष के अंत में अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है। लेकिन जब डेथ होती है तो डेथ ये आवश्यक नहीं है कि वो लेखा वर्ष के अंत में ही हो, उसकी बीच में कभी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको कैसे निपटारा करेंगे, तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यदि लेखा वर्ष के अंत में, मध्य में नहीं, लेखा वर्ष के अंत में यदि किसी पार्टनर की डेथ होती है या वो रिटायरमेंट लेता है तो हमें उसको देय राशि का निर्धारण किस प्रकार से करना होता है। तो जब कोई अगर 31 मार्च को ही उसका रिटायरमेंट ले रहा है या उसकी डेथ होती है तो उसमें सिंपल है, क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में हम उसके फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, अंतिम खाते। और अंतिम खाते जब हम बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। तो हमें उसका पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में भाई बी ने रिटायरमेंट लिया या बी की डेथ हुई है तो बी को कितना पैसा देना है, उसका जो बैलेंस शीट आएगा वो हमें पता लग जाएगा। तो अगर अंत में होती है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि किसी साझेदार ने वित्तीय वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण कर लिया है या उसकी डेथ हो गई है तो अब हम उसको किस प्रकार से निर्धारण करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें शॉर्ट तरीका जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको मुख्य चीजें हैं वो दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। एक तो शेयर इन प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा, और दूसरा जो कैलकुलेट करना है वो पीरियड, अवधि, कितनी अवधि तक वो व्यवसाय में रहा है। अब ये मान के चलिए कि जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ABC 3, 2, 1, यहाँ इसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ होती है 30/6/19 में डेथ हो गई इसकी। अब आप देखिए कि इसमें अगर इसका हिस्सा निकाले हम बी का तो 2, 3, 5 और 1 6, तो इसका हिस्सा कितना आएगा 2/6 बराबर 1/3। और अवधि कितनी होएगी, अब 30 जून को इसकी मृत्यु हो गई तो अप्रैल मई जून 3 महीने, तो इसकी जो इतनी भी कैलकुलेशन है वो किससे कैलकुलेट होएगी 3/12। अब इसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, भाई पूरे वर्ष के लिए लाभ 20,000 हुआ तो 20,000 का 3/12 निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब फिर जो क्वेश्चंस में आपको जो चीजें दे रखी है उनको हम कैलकुलेट करते चलेंगे और ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। अब इसमें फर्म के तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, वेतन, बोनस, कमीशन व फीस आदि,
तो विगत चिट्ठे की तिथि से निवृत्ति मृत्यु तक तिथि तक वेतन बोनस आदि की राशि उसकी पूंजी खाते में जमा कर दी जाती है। यानी वेतन बोनस कमीशन जो भी है वो उसके आधार पर, समय के आधार पर उसमें जमा कर दी जाती है। अब इसमें जो एक मुख्य चीज आती है पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। आहरण और पूंजी पर जो है जितनी अवधि के लिए रही है उसकी पूंजी, तो 3 महीने के लिए तो 3 महीने की अवधि का लगा देंगे। इसी प्रकार आहरण जितनी अवधि के लिए उसने निकाला है उतनी अवधि के लिए उस पर आहरण पर ब्याज लगा देंगे। ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी का भी समायोजन उसी प्रकार से कर देते हैं। इसके अलावा फर्म के लाभों में हिस्सा। अब फर्म के लाभों में हिस्सा इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक समय के आधार पर और एक विक्रय के आधार पर। अब समय के आधार पर तो कैसे होता है, तुरंत पूर्व वाले वर्ष या विगत कुछ वर्षों के औसत लाभ को आधार मानते हुए विगत चिट्ठे की तिथि से अवकाश ग्रहण कर मृत्यु की तिथि तक की अवधि का अनुपातिक लाभ ज्ञात करें, ऐसे सहायतारक लाभ का हिस्सा पूंजी खाते में जमा कर दिया जाता है। और विक्रय के आधार पर विगत वर्ष के लाभ का उसी वर्ष के विक्रय से प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात विगत चिट्ठे की तिथि से अवकाश ग्रहण मृत्यु की तिथि तक विक्रय पर उसी प्रतिशत के आधार पर लाभ ज्ञात कर ऐसे सहायतार में लाभ का हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में ज्ञात कर उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के भाई इसका जो लाभों में हिस्सा है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है समय के आधार पर और एक होता है विक्रय के आधार पर। समय के आधार पर कैसे होता है, समय के आधार पर पिछले वर्ष के लाभ या पिछले कई वर्षों के लाभ वो होगा एक औसत निकाल करके उसके आधार पर कैलकुलेट कर दी जाती है, और विक्रय के आधार पर सेल्स का प्रतिशत निकाल करके सेल्स के आधार पर कैलकुलेट कर दी जाती है। अब इसको कैसे करते हैं ये आप एक एग्जांपल से समझ लें। एग्जांपल नंबर 27 है आपके पेज नंबर 134 पर, देखिए इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक आधा एग्जांपल आप समझ करोगे तो आपकी ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए अपन समझते हैं यहाँ एग्जांपल नंबर 27। ए बी सी 3 2 1 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। इसमें 3 पार्टनर हैं ए बी सी, अनुपात 3 2 1, ये है इनका रेशियो। इकतीस मार्च 2016 को वर्ष का लाभ व विक्रय क्रम से 48,000 व 2 लाख रुपए है। कब? 31 मार्च 2016 को। तो 31/3/16 को सेल्स और प्रॉफिट दोनों चीज इसने दे रखी है। अब सेल्स तो कितनी दे रखी है, लाभ तो दे रखा है 48,000, प्रॉफिट है इसमें 48,000 और सेल्स है आपकी 2 लाख रुपए, 2 लाख। सेल्स 2 लाख और प्रॉफिट दे रखा है 48,000। अब ये कह रहा है आपसे 31 अगस्त 2016 को ए की मृत्यु हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है, और डेथ कब होती है 31/8/16, 31 अगस्त 2016 को ए की डेथ हो जाती है। अब ये कह रहा है तो समय के आधार पर और विक्रय के आधार पर यदि 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2016 तक की बिक्री 60,000 हो तो मृतक साझेदार का लाभ में हिस्सा ज्ञात करो। अब 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की बिक्री है 60,000। अब इसमें सेल्स भी दे दी इसने, 1/4/16 टू 31 अगस्त 16 की सेल्स इक्वल टू 60,000 ये दे रही है। तो अब आपको इसमें कैसे कैलकुलेट करनी है, समय के आधार पर और विक्रय के आधार पर हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये देखिए, अब यहां अपन को कैलकुलेट करना है इसमें शेयर इन प्रॉफिट, और ये 2 तरह से करना है, समय व विक्रय के आधार पर। अब देखिए समय के आधार पर और विक्रय के आधार पर हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट अपन कैलकुलेशन करते हैं इसमें, पहला कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑन टाइम बेस, समय के आधार पर।
अब समय के आधार पर देखिए कि अपन को क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में रिटायरमेंट कौन ले रहा है, ए का हिस्सा कितना आएगा, ए का हिस्सा देखेंगे 3 2 5 और 1 6, यानी कि 3/6 बराबर 1/2। 3/6 को काट लो, 1/2 हो गया, यानी आधा हिस्सा ए का होता है। अब समय के आधार पर हम देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो पिछले वर्ष का 31/3/16 का कितना हुआ है, 48,000। अब यहां हम निकाल देंगे इज प्रॉफिट इजकल टू टोटल प्रॉफिट। अगर इसको सूत्र के रूप में लिखें तो इस प्रकार आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट इन लास्ट ईयर इनटू टाइम अपॉन 12 इंटू शेयर इन प्रॉफिट। या इसको भी यूं निकाल लो भाई, अब ए का हिस्सा निकालना है अपन को, तो ए का हिस्से के लिए अब ये सारी चीजें तो मैंने वैसे लिख दी है बना करके, इसमें कोई सूत्र नहीं होता है इसका, ये मैंने बनाया है वैसे ही आपको समझाने की दृष्टि से। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाई। अपन का सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 2 1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनकी 2 लाख सेल्स और 48,000 रुपए प्रॉफिट था। ठीक है, अब आपको समय के आधार पर ए का हिस्सा निकालना है। ए की 31/8/16 को डेथ हो जाती है, तो हम ये इसमें दो चीजें देखेंगे। पहला कि ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा निकालेंगे लाभ में 3 2 5 और 1 6, 3/6। 3/6 का मतलब 1/2, और इसका टाइम कितना है, 31 अगस्त को, यानी कि अप्रैल के बाद हम देखेंगे, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो इसके 5 मंथ आते हैं। कितना आता है इसका, 5 मंथ। अब यहां हमने देखा कि पिछले साल इसका प्रॉफिट कितना है, 48,000, तो इसका हिस्सा निकाल देंगे हम 48,000 इंटू, अब 48,000 तो पूरे साल का है, अपन को कितने महीने का चाहिए, 5 महीने का, क्योंकि ये 5 महीने कैलकुलेट जीवित रहा है, 5 महीने के बाद इसको मृत्यु हो गई है, तो हम इसको जो हिस्सा देंगे वो केवल 5 महीने के प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। तो ये 48,000 पूरे साल का है, तो 5 महीने का कितना होगा, इंटू 5/12, और इसमें ए का हिस्सा कितना है, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48, 4,000, फिर 2 से काट देंगे तो ये आ गया 2,000, और 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 10,000 रुपीज। तो समय के आधार पर अगर हमने इसका हिस्सा निकाला तो समय के आधार पर कितना आएगा इसमें, 10,000 रुपए। अब दूसरा हम निकालते हैं विक्रय के आधार पर। ये तो हो गया आपका समय के आधार पर, तो समय के आधार पर बिल्कुल सिंपल निकल गया। 48,000 पूरे साल का प्रॉफिट था, 48,000 में से हमने 5 महीने का प्रॉफिट निकाला, और उसको है इसका हिस्सा जो है 3/6 या 1/2 उसको शेयर कर दिया, तो 10,000 रुपए इसका प्रॉफिट आ गया। अब सेकेंड अपन कैलकुलेशन करेंगे इसकी, कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑन सेल्स बेसिस। अब सेल्स बेसिस पे करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज ऑन प्रॉफिट। इस पे होता है अपन का प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 इजकल टू, अपन पिछले साल का निकाल देते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट था आपका 48,000, सेल्स है आपकी 2 लाख, और इंटू 100, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, आपका आ गया 24%। 24% क्या हो गई, प्रॉफिट सेल्स पर। ठीक है, अब अपन इसमें करंट ईयर का, ये तो हो गया लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का। अब हम निकाल देंगे करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 1 अप्रैल 16 से 31 अगस्त 16 की सेल्स कितनी दे रखी है, 60,000। 60,000 का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट रेट है बन गई 24%, तो 24 अपॉन 100, 20 से 20 इजकल टू 00, 6 चौक 24 का 4 आसन 2, 6 दूनी 12 2 14, 14,400। अब इसमें एज प्रॉफिट, ये 14,400 टोटल प्रॉफिट हुआ। अब एज प्रॉफिट कितना आएगा, एक हिस्से का, तो 14,400 इंटू ए का क्या है 3/6 या 1/2,
तो 7,200 रुपये इसका ये हिस्सा आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं लाभों में हिस्सा, एक उसके समय के आधार पर और एक विक्रय के आधार पर। अगर समय के आधार पर कैलकुलेट करना है तो जो पिछले साल का जो दे रखा है 48,000, ये 12 साल का है, पूरे 12 महीने का है। इसमें हम 5 महीने का कैलकुलेट करेंगे। 5 महीने का कहाँ से आया, 31 अगस्त को उसकी मृत्यु हो रही है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने होते हैं, तो 48,000 इंटू 5/12 और इंटू इसमें इसका हिस्सा निकाल देंगे 1/2, तो टोटल 20,000 आता है। 20,000 में आधा करेंगे 10,000 रुपये इसका हिस्सा हो जाएगा। अगर विक्रय के आधार पर कहा जाए तो पहले परसेंटेज निकाल देंगे अपन, 48,000 प्रॉफिट बटे सेल्स इंटू 100, 48,000 बटे 2 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगी आपकी 24%। और 24% से फिर 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की सेल्स दे रखी है 60,000, 60,000 का 24% निकालेंगे 14,400 और 14,400 में से इसका हिस्सा निकाल देंगे 1/2, 7200 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉफिट की इसकी कैलकुलेशन होती है। इसके बाद और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें क्या करते हैं हम, आपको एग्जाम्पल 28 से एक एग्जाम्पल और इसमें 28 इसको और समझ लें फिर कि एवस है 2-2-1 में लाभ बांटते हुए साझेदार है 30/9/16 को से अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजन के बाद साझेदारों के पूंजी खातों के शेष क्रमशः 60,000 व 80,000 पर 60,000 था। एवस ने भुगतान का निस्तारण किए बिना अगले 6 माह व्यापार चालू रखा। इस 6 माह की अवधि में फर्म 50,000 का लाभ अर्जित किया। सी को 31/3/17 को अंतिम भुगतान प्राप्त करने पर कितनी राशि प्राप्त होनी चाहिए। इसमें क्या है, एक टॉपिक और है कि अवकाश ग्रहण करने वाले एवं मृतक साझेदार के अंतिम भुगतान का निस्तारण न करने पर लेखांकन। कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने इसकी 31 अगस्त को इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब 31 अगस्त को इसकी डेथ तो हो गई, लेकिन हमने इसका कैलकुलेशन नहीं किया इसको कितना पैसा देना है और भुगतान का निस्तारण नहीं किया, यानी इसको भुगतान नहीं किया। अब इसका भुगतान हमने कर रहे हैं 31 मार्च 2017 को। 31 अगस्त को सेल्स इसकी डेथ हो गई, लेकिन हम कर रहे हैं 31 मार्च 2017 को इसका हमें निस्तारण करना है। तो अब ये जो 7 महीने 7 मंथ बाद लेटर 7 महीने बाद हम इसका निस्तारण कर रहे हैं, ठीक है ना। 31 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब 7 महीने तक हमारा पैसा, इसका पैसा इसमें लगा रहा। तो अब 7 महीने की अवधि का इसके ऊपर 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि चाहे ये तो इसकी जितनी पूंजी आ रही है उस पर ये 6% की दर से वार्षिक ब्याज ले ले, ठीक है, और चाहे तो इसके लाभों में हिस्सा ले ले। जो भी दोनों में ज्यादा हो वो इसको मिलता है। इसका नियम क्या है कि यदि फर्म में किसी साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर उसे देय राशि का अंतिम निस्तारण न होने पर भी शेष साझेदार व्यापार चालू रखते हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार निवृत्त होने वाले साझेदार को 2 विकल्प हैं। क्या वह अंतिम भुगतान प्राप्त करने तक की अवधि बकाया रकम पर 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करेगा, या उस अवधि में अर्जित लाभ में निवृत्ति की तिथि से पूंजी अनुपात में हिस्सा प्राप्त करेगा। दोनों में से जो भी अधिक लाभदायक हो। समझ में आ गई आपके बात? कुछ नहीं है इसमें, केवल ये है कि अगर आपकी एक ही डेथ 31 अगस्त 2016 को हो गई, हमने उसका पैसा तो निकाल दिया कि उसको 2 लाख रुपए दे रहे, लेकिन हमने पैसा नहीं दिया और हम पैसा दे रहे हैं उसको 31 मार्च को। तो हमने जो 7 महीने उसका पैसा काम में लिया है उसके लिए उसको 2 अधिकार है। पहला अधिकार है कि वो 7 महीने पर अपने 2 लाख रुपए पर 6% की दर से ब्याज ले ले, ठीक है। दूसरा अधिकार उसको क्या है कि जितना भी लाभ हुआ है उस लाभ में वो अनुपात पूंजी के अनुपात में हिस्सा लेगा। अब ये लाभ हानि के अनुपात में नहीं, लाभ हानि का अनुपात तो खत्म हो गया, उसके बाद उसको 2 लाख रुपए देने, अब वो पूंजी के अनुपात में हिस्सा प्राप्त करेगा। इन दोनों में से जो भी उसको लाभदायक हो उसको वो है ले लेगा। इसको अपन एक एग्जाम्पल नंबर 28 के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूं, आप समझ लीजिए इसे। एग्जाम्पल नंबर 28 में ये क्या कह रहा है, ABC 2-2-1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 3 पार्टनर हैं, ABC, रेशियो इनका 2:1। ये आ गया इनका प्रॉफिट रेशियो, शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। 2-2-1 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। 30/9/16 को से अवकाश ग्रहण करने पर C ने रिटायरमेंट लिया,
और ये कब लिया है इसने, 30/9/16 को। रिटायरमेंट लेने पर अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजनों के बाद साझेदारों के पूंजी खातों के शेष 60,000, 80,000 और 60,000 था। अब इनके सभी के कैपिटल जो थी कब, 30/9/16 को कितनी थी, 60,000, 80,000 और 60,000। ये इनकी कैपिटल थी, 80,000, 60,000, 80,000 और 80,000। ए व बी ने से को भुगतान का निस्तारण किए बिना अगले 6 माह व्यापार चालू रखा। कितने महीने व्यापार चालू रखा, 6 मंथ, यानी कि 31 मार्च तक रखा, ठीक है ना। 6 महीने व्यापार चालू रखा। इस 6 माह की अवधि में फर्म ने 50,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। इस 6 महीने में जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है इसने, 50,000, 50,000 रुपए का प्रॉफिट इसने कमाया है। सी को 31/3/17 को अंतिम भुगतान प्राप्त करते समय कितनी राशि प्राप्त होनी चाहिए। अब इसमें इसके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प तो क्या है, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% की दर से। किसने पर लगेगी, किसने लिया है, सी ने। तो सी की पूंजी कितनी थी, 60,000। 60,000 रुपए पर 6% की दर से ब्याज, और कितने महीने का, 6 महीने का लगेगा। 6/12 तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 0 से 2 0 और 6 तिया 1800 रुपए। पहला तो ऑप्शन इसके पास क्या है कि ये 6% की दर से पूंजी पर ब्याज प्राप्त कर ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 रुपए इसकी पूंजी थी, इस पर 6% की दर से ब्याज लेना है और 6 महीने तक व्यापार चालू रखा है, तो 6/12 कैलकुलेट करेंगे, 1800 रुपए ब्याज हुआ। अब दूसरा विकल्प क्या है इसके पास, दूसरा विकल्प है पूंजी के अनुपात में प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। पूंजी के अनुपात में प्रॉफिट। अब कैपिटल रेशियो निकालो पहले तो 4 0 से 4 गए तो 6, 8 और 6, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौकू 8 और 2 तिया 6, यानी 3 4 7 और 3 10। तो इसका हिस्सा कितना आ गया, इसका हिस्सा आ गया 3/10। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 6 महीने की अवधि में 50,000। तो इसमें किसका निकालेंगे अपन, इसका निकालेंगे सीज प्रॉफिट। अब सी का हिस्सा प्रॉफिट टोटल कितना है, 50,000। 50,000 में सी का हिस्सा कितना आएगा पूंजी के अनुपात में, 3/10, 1 0 से 1 0, 5 दिया 15,000 रुपए। अब इसको प्रॉफिट किस में ज्यादा है, पहले विकल्प में अगर वो ब्याज लेता है तो उसको मिलते हैं 1800 रुपए, और दूसरे विकल्प में अगर वो प्रॉफिट में हिस्सा लेता है तो मिलते हैं 15,000 रुपए। अब किसमें फायदा है, हम जानते हैं पहले में तो पूंजी पे ब्याज तो उसको 1800 ही मिल रहा है, ओनली 1,800, और सेकंड जो विकल्प है उसका ऑप्शन है उसमें मिल रहा है उसको 15,000 प्रॉफिट, शेयर एंड प्रॉफिट। तो वो निश्चित रूप से 15,000 ही लेगा 1800 को छोड़ के, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना 15,000 छोड़ के 1800 ले लेगा, तो लाभदायक कौन सा है ज्यादा, उसका 15,000 रुपए। तो वो अब टोटल राशि जो प्राप्त करेगा वो कितनी प्राप्त करेगा, 60,000 रुपए तो कैपिटल उसकी, तो टोटल रिसीव्ड, तो टोटल राशि कितनी प्राप्त करेगा वो 60,000 रुपए प्लस 15,000 इजकल टू 75,000 रुपीज। ये 75,000 रुपए वो प्राप्त करेगा। तो ये समझ में आ गई आपके कि जब कोई साझेदार लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करता है या उसकी डेथ हो जाती है और शेष साझेदार उसको भुगतान का निस्तारण किए बिना यदि व्यवसाय को चालू रखते हैं, तो ऐसी अवधि में उसको 2 विकल्प प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी पूंजी पर 6% की दर से पूंजी पर ब्याज ले ले, और दूसरा ऑप्शन मिलता है कि लाभों में पूंजी के अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर ले। अब आपके मन में आएगा सब इसको पहला ऑप्शन दिया ही क्या को, अपन तो लाभों में हिस्सा लेंगे, लेकिन पहला ऑप्शन इसलिए दिया है कि मान लीजिए यहाँ 50,000 रुपए प्रॉफिट की जगह इसको 50,000 रुपए लॉस हो जाता। अब लॉस हो जाता तो यहाँ इसका 15,000 रुपए माइनस में जाता। अब ये माइनस में कम कर देता क्या पैसा, वो क्या वो करेगा कम। उसने कहा भाई मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे तो तुम 6% की दर से पूंजी पर ब्याज ही दे दो 1800 रुपए।
तो 60,000 और 1800 61,800 रुपए को प्राप्त कर लेता। ठीक है, तो इसलिए उसको दो ऑप्शन है जिससे उसका नुकसान नहीं हो। भारतीय सहायता दर अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार उसको दो ऑप्शन प्राप्त है। कौन कौन से ऑप्शन है? पहला, वो 6% की दर से पूंजी पर ब्याज प्राप्त कर ले, और दूसरा, उसको लाभों में हिस्सा मिल जाए, वो अपने लाभों में हिस्सा प्राप्त कर ले पूंजी के अनुपात में। ठीक है, अब इसके बाद में अब आपके ये एग्जाम्पल और क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं, और इसमें जैसे कि एक किसी साझेदार को अपन कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसके लिए अपन देख लें एग्जाम्पल नंबर 29 से आपके ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 29 कह रहा है आपका सोम मंगल बुध फर्म में साझेदार हैं। कौन कौन है? सोम मंगल एंड बुध एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 17 को उनकी स्थिति विवरण इस प्रकार था। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है ना। कैपिटल सोम मंगल बुध की, सोम्स करंट अकाउंट, मंगल करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जॉइंट जीएलपी, स्टॉक डेटर्स, बुद्ध करंट अकाउंट, कैश एट बैंक। 30 सितंबर 2017 को बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब इसमें अनुपात नहीं दे रखा है ना, तो अपन ये मानेंगे कि इसका जो अनुपात है वो बराबर बराबर कहलाएगा, 1:1:1। अब इसमें बुद्ध की किसकी मृत्यु हो रही है? 30 सितंबर 2017 को बुद्ध की मृत्यु हो गई। यहाँ डेथ हो जाती है इसकी 30/9/17 को, 30 सितंबर 2017 को बुद्ध की डेथ हो गई। अन्य सूचना इस प्रकार है, वह 500 रुपये मासिक वेतन तथा पूंजी पर 10% ब्याज का अधिकारी है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, अब आपको बुद्ध का करंट अकाउंट बना देना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम बनाएंगे बुद्ध करंट अकाउंट। अगर किसी साझेदार की वित्तीय वर्ष के मध्य में डेथ होती है तो हम केवल उसी का अकाउंट बनाते हैं, पूरा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह मिल जाएगी आपको। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, दो चीजें इसमें, इसका हिस्सा बुद्ध का 1/3 और कितने महीने? 30/9/17 को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। अब आप कहेंगे साहब आपने अप्रैल से कैसे कैलकुलेट किया? तो इसमें देखिए पुरानी बैलेंस शीट जो इसकी दे रखी है, वो पुरानी बैलेंस शीट कब की दे रखी है आपको? 31 मार्च 2017 की दे रखी है। ठीक है, तो उसके बाद 6 महीने ये व्यवसाय में रहा है। तो अपन सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इसका बाई बैलेंस बीडी। अब यहाँ किसका अकाउंट बना रहे हैं हम? केवल बुद्ध का, तो यहाँ केवल बुद्ध का लिखेंगे 15,000 रुपये। तो यहाँ बुद्ध की बैलेंस बीडी आएगी ओनली 15,000। इसके बाद में अब देखिए 15,000 ही आ गया। जैसे अपन वो पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे ना, उसी प्रकार से इसमें बनाना है। उसमें अपन तीनों में डिवाइड करते थे, इसमें हमें केवल एक में डिवाइड करना है। अब आगे सोम्स करंट अकाउंट, मंगल का करंट अकाउंट है, जनरल रिजर्व है 12,000 रुपये का, तो यहाँ वाई जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? 12,000। 12,000 में बुद्ध का हिस्सा कितना है? 1/3, तो 3 चौकू 12, 4,000 रुपये, 4,000 आ जाएगा। फिर बैंक लोन नहीं आएगा, जीएलपी रिजर्व है, जीएलपी रिजर्व को अभी छोड़ना है। इधर बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, जीएलपी पॉलिसी 15,000 की। अब देखिए जीएलपी पॉलिसी 15,000 की और जीएलपी रिजर्व 15,000 का है, तो ये दोनों का हिसाब बराबर हो गया। ठीक है ना।
आगे पढ़ेंगे स्टॉक डेटर्स बुद्ध करंट अकाउंट। बुद्ध का करंट अकाउंट 2000 रुपये एसेट साइड में दे रखा है, एसेट साइड में दे रखा है, तो यहाँ आएगा टू करंट अकाउंट। अगर लाइबिलिटी साइड में होता तो अपन इधर की तरफ लिख देते। अब ये इसमें है तो इसमें आ जाएगा टू करंट अकाउंट, और ये करंट अकाउंट ही बना रहे हैं अपन इसका, तो इसका बैलेंस वीडी भी लिख सकते हैं इसमें, टू बैलेंस वीडी 2000 रुपये। तो यहाँ ये बाई बैलेंस वीडी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ ये आएगा बाई कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इसने अलग बनवाया है, मैंने एक ही में बना दिया। मैं तो कैपिटल अकाउंट ही बना लेते हैं अपन। इसने जैसे भाई इसने दो बनाए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अपन डायरेक्ट एक ही बना देते हैं, बुक्स कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल बाई बैलेंस वीडी हो गया, और यहाँ टू करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट आ जाएगा आपका 2000 रुपये का। अब इसके बाद में कैश एट बैंक, वह 500 रुपये मासिक वेतन और पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज का अधिकारी है। अब 500 रुपये मासिक वेतन, तो वाई सैलरी, सैलरी कितनी मिलनी है उसको 500 रुपये, और कितने महीने के लिए मिलेगी 6 महीने के लिए, तो 3000 रुपये सैलरी होगी उसको। और वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी चीज़ें मिलेगी वो सब CR में मिलेगी, और जो भी जाएगी वो DR में जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देखें कि उसकी पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज का अधिकारी है। अब पूंजी कितनी थी इसकी 15,000 पर 10% की दर से, यहाँ नीचे निकाल देता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। 15,000 रुपये उसकी कैपिटल, 15,000 पर 10% की दर से ब्याज, और कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, तो 6/12, 6 दूनी 12, 2 1 2 1 और 2, 1500 में 2 का भाग देंगे 750 रुपये उसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसके बाद दूसरा समायोजन, उसने अपनी पुत्री के विवाह हेतु 3000 रुपये फर्म से निकाले, तो ये क्या हो गया ड्राइंग्स हो गया इसका 3000 रुपये। यहाँ लिख देंगे हम टू ड्राइंग्स, पुत्री के विवाह के लिए निकाले हैं तो वो ड्राइंग्स हो जाएगा 3000 रुपये, 3000 रुपये ड्राइंग्स में आ गया। इसके बाद तीसरा समायोजन देखें, उसका चालू वर्ष का लाभ में हिस्सा गत वर्ष के लाभ के आधार पर होगा जो 6000 था। अब शेयर एंड प्रॉफिट P&L सस्पेंस अकाउंट, वाई P&L सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं प्रॉफिट के लिए, सस्पेंस अकाउंट। अब इसने क्या कहा है कि उसका लाभ का हिस्सा, उसका चालू वर्ष का लाभ में हिस्सा गत वर्ष के लाभ के आधार पर होगा जो 6000 रुपये था। अब गत वर्ष में इसका लाभ में कितना था इसका हिस्सा 6000 रुपये, और 6000 रुपये में अब इसका हिस्सा निकाल देंगे। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था 6000 में इसका हिस्सा आएगा 6/12, ये 6 पूरे साल का था, इसका 6/12 6 महीने का निकालेंगे, और इसमें इसका हिस्सा 1/3, तो 3 दूनी 6, 2 छिकी 12, 6 से 6, तो यानी कि 1000 रुपये इसका आ जाएगा। समझ में आ गया, 6000 रुपये पूरे वर्ष का प्रॉफिट है, 6000 रुपये में का 6/12, 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, वो लाभ निकालेंगे, और 6 महीने में 1/3 इसका हिस्सा निकाल देंगे, तो 6000 का 6/12 इंटू 1/3, तो इसका P&L में प्रॉफिट आ जाएगा 1000 रुपये। इसके बाद अगला, ख्याति का मूल्यांकन गत 4 वर्षों के औसत लाभ का 90% पर किया जाता है। अब गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। गुडविल का मूल्यांकन कितना किया गया है इसने, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति इसमें दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, ठीक है ना। अब ख्याति का मूल्यांकन गत 4 वर्षों के औसत लाभ का 90% किया जाता है। अब 4 वर्षों का लाभ कितना है 6000, 7000, 2000 रुपये हानि है, और 9000 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ अपन गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। कहाँ करें गुडविल की कैलकुलेशन, यही कर लेते हैं। तो गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो कह रहा है गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 90% पर कैलकुलेशन करनी है, और एवरेज प्रॉफिट इंटू 90%, 4 वर्षों के औसत लाभ का 90%। अब 4 वर्षों का लाभ कितना है 6000, 7000, तो ये AP निकाल देंगे अपन, AP बराबर 6000 प्लस 7000, यूँ लेकर कर लो 6000 पहले साल का, दूसरे का 7000, तीसरे का -2000, और चौथे का कितना है 9000, चौथे का है 9000,
टोटल कर देंगे 6 7 13, 13 में से 2 गए 11, 11 9 20,000। 20,000 में 1 2 3 4 का भाग दे देंगे तो 5,000 रुपये आपका एपी आ गया। अब गुडविल निकाल देंगे 5,000 इंटू 90%, 1 2 1 2 9 पंजे 4500 रुपये आ गया। अब 4500 में से इसके हिस्से की कितनी बुद्ध 20 गुडविल बी की आएगी 4500 इंटू 1/3 बराबर कितना आ गया 1500। अब 1500 को ये ख्याति खाता खोले बिना समायोजन करना है, तो ख्याति खाता खोले बिना समायोजन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं अपन रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स है सोम और मंगल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सोम्स अकाउंट डीआर, मंगल्स अकाउंट डीआर टू बुध्स कैपिटल अकाउंट। अब बुध के में तो आ जाएगी 1500 और ये दोनों इसको बराबर बराबर यानी 750 रुपये ग्रहण करेंगे। अब यहाँ एंट्री हो जाएगी इसकी वाई सोम्स और वाई मंगल। वाई सोम्स कैपिटल अकाउंट कोष्टक में GW 750 और वाई मंगल्स कैपिटल अकाउंट कोष्टक में GW और 750। एक बार गुडविल को दोबारा समझ लें। गुडविल ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 90% पर मूल्यांकन करना है। 4 वर्षों के औसत लाभ आपको दे रखे हैं 6,000 7,000 -2,000 9,000 20,000 आ गया। इनका टोटल करेंगे अपन 9 7 16 6 22 में से 2 गए तो 20, 20 में 4 का भाग देंगे 5,000 रुपये औसत लाभ आ गया। औसत लाभ का 90%, 5,000 का 90% 4,500 रुपये आ गया। 4,500 रुपये में बुद्ध का हिस्सा हम निकालेंगे, 4,500 का 1/3 1,500 रुपये आ गया। अब इसकी एंट्री करते हैं हम रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ख्याति खाता खोले बिना समायोजन। रिमेनिंग में आपके सोम और मंगल तो एस कैपिटल अकाउंट दिया, एम्स कैपिटल अकाउंट दिया टू बुध्स कैपिटल। 1500 दोनों इसको बराबर बराबर त्याग के अनुपात में, त्याग अंश में कुछ दे नहीं रखा तो बराबर बराबर ही आएगा 1/2 750 750। इसकी यहाँ पोस्टिंग कर देंगे बुद्ध के कैपिटल अकाउंट बने तो बाई सोम्स कैपिटल और बाई मंगल्स कैपिटल 750 750 जैसे अपन पहले बनाते हुए आए हैं उसी प्रकार से इसकी ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में अब आप आ जाओ 5वें समायोजन पर। विनियोगों का वर्तमान मूल्य 20,500 है, भवन पर 2,000 का मूल्यह्रास लगाना है। अब विनियोगों का वर्तमान मूल्य 20,500 है, इन्वेस्टमेंट देखिए आप 17,000 है, 17,000 का 20,500 यानी 3,500 रुपये तो इसमें प्लस हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट में तो आपके कितने आ गए प्लस 3,500 और तथा भवन पर 2,000 का मूल्यह्रास लगाना है। अब 2,000 रुपये इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो अब आपका प्रॉफिट कितना बचा 1,500 रुपये रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में 1,500 में इसका हिस्सा कितना आएगा 1/3 यानी कि 500 रुपये। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट और इसका जाएगा इसमें 1,500 का 1/3 500 रुपये, 500 रुपये इसका हिस्सा आ गया। समझ में आ गया रिवैल्यूएशन का। भाई 3,500 रुपये तो आपके किसमें वृद्धि हुई है इन्वेस्टमेंट में और 2,000 रुपये आपकी कमी हो गई बिल्डिंग पर, डेप्रिसिएशन लगा दिया तो 1,500 का नेट प्रॉफिट आ गया। 1,500 में आपका 1/3 निकाल दो 500 रुपये आ गया। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 500 रुपये, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया 500 रुपये। इसके बाद संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 30,000 रुपये है। अब JLP आपकी कितने की है 30,000 की। अब 30,000 में से ये मान लें आप 30,000 में इधर इसमें देखेंगे बैलेंस शीट में तो JLP पॉलिसी 15,000 की दे रखी है, इधर JLP रिजर्व 15,000 का, ये तो दोनों हो गए बराबर। अब JLP 30,000 है, 30,000 में से इसका हिस्सा निकाल देंगे अपन तो यहाँ निकालेंगे हम YJLP बराबर 30,000, 30,000 में इसका हिस्सा 1/3 बराबर 10,000 रुपये। ये आ गई आपकी JLP। अब JLP आ गई आपकी 10,000। अब इसके बाद आगे कह रहा है बुद्ध को देय रकम के 5,750 तुरंत भुगतान कर शेष रकम उसके उत्तराधिकारी ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी गई। अब यहाँ ये बुद्ध का एक्जीक्यूटर अकाउंट आ जाएगा तो यहाँ किसका अकाउंट आ जाएगा टू बुद्स एक्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बन आएगा यहाँ बैलेंसिंग फिगर। एक तरीका तो इसका ये है। अब यहाँ हम टोटल कर देंगे इसका 0 5 10 15 का 5 हासिल 1 5 1 6 7 13 7 20 20 और 7 27 27 27 का 7 हासिल 2 2 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 का 5 हासिल 1 1 2 और 1 3 35,750।
अब 33,750 में से 5,000 घटा दो तो 30,750। एक तरीका तो ये है ना, ये का फिर बुद्ध का एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, उसको तुरंत भुगतान कर देंगे और उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और एक दूसरा तरीका इसका जो ज़्यादा बढ़िया है, आप एक ही अकाउंट में ये सारे इतने सारे अकाउंट खोलने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपने एक अकाउंट बनाया, पार्टनर बुद्ध का कैपिटल अकाउंट, बुद्ध के कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीज़ें लिख दी, यहाँ ड्राइंग आ गया। अब यहाँ टू बैंक जो उसको पेमेंट कर रहे हैं, अब पेमेंट कितना कर रहे हैं ये आपको लास्ट समायोजन जो है इसका, बुद्ध को देय रकम के 5,750 रुपये तुरंत भुगतान कर दिए गए। 5,750 रुपये तुरंत भुगतान कर दिए गए और शेष रकम उसके उत्तराधिकारी के ऋण खाते में ट्रांसफर कर दी गई। तो अब उसके उत्तराधिकारी के ऋण खाते में ट्रांसफर कर दी गई, तो यहां लिख देंगे टू बुद्ध एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट, कितनी शेष रकम यानी कि बैलेंसिंग फिगर। अब इसको अपन कर देंगे यहाँ, तो 0 की 0, 5 का 5, 7 का 7, 5, 3 8 और 2 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल 1 2 और 1 3, 25,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका एक एग्जाम्पल कंप्लीट होता है और आप इसको एग्जाम्पल के आधार पर और बाकी के जो हैं उनको आप कंप्लीट कर लें। अब आपका ये वाला जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आप चाहेंगे तो मैं इसके एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको समझा दूंगा, आपको बता दूंगा, है ना। बाकी के ये 29 एग्जाम्पल इसमें हो गया है, 30 एग्जाम्पल इसमें सेम टू सेम है, इसी प्रकार से है। और 30 के बाद में अगर अपन देखते हैं इसमें 31 और 32 दो एग्जाम्पल और बने हैं, तो इसका एग्जाम्पल नंबर 30 ये क्या कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस तरह का, क्योंकि ये आपके बोर्ड की एक पैटर्न के आधार पर इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और हम समझाएंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू।